डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ विशेष क्वेश्चन को देखेंगे और वो प्रश्न है आपके पास फिजिक्स के लिए। मैं हीट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए क्विज के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप थोड़ा इसको पूरा वीडियो देखें तो अब बड़े लाभदायक होंगे। खास करके वर्तमान में अभी जो रेलवे का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, दारोगा का, एसएससी का, आर्मी का, एनडीए का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हम प्रश्न शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपको सोचना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, परम ताप को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? परम ताप को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, परम ताप को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो इसमें देखिए क्वेश्चन एक ए में चॉइस है 0 डिग्री सेल्सियस, बी में है डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है केल्विन और डी है सभी में। तो परम ताप जो है मेनली केल्विन में व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आंसर इसका होगा केल्विन आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। आंसर सी होगा, केल्विन में परम ताप को, हमेशा परम ताप को केल्विन में व्यक्त करते हैं। और जानते हैं कि जब एक केल्विन को अगर हमको डिग्री सेल्सियस में बदलना होता है तो जैसे जब भी डिग्री सेल्सियस होता है तो डिग्री सेल्सियस जो है 273 जोड़ते हैं डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर कोई डिग्री जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे? केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस हमेशा क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करते हैं तो ये हमको मिल जाता है केल्विन। ठीक है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो ये परम ताप को हमेशा केल्विन में व्यक्त करते हैं, याद रखना है। वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं और ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाला थर्मामीटर का तापमान मापने का प्रयास होता है। डॉक्टर या चिकित्सक जो होते हैं, जो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसका प्रयास क्या होता है? तो चॉइस है आपके पास ए में 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, बी में चॉइस है 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक और सी में चॉइस है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और डी में चॉइस है बी तथा सी दोनों। तो ये आप जो हम लोग थर्मामीटर है इसमें आपको ये पता होगा कि ये मेनली दोनों स्केल लिखा रहता है, डिग्री सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट भी। तो मेनली हम लोग का 35 डिग्री इसमें जो स्केल रहता है 35 डिग्री सेल्सियस से रहता है 43 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस रहता है और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ये दोनों रहता है। ठीक है, तो ये दोनों स्केल में उसमें रहता है, इसलिए आंसर होगा डी, बी तथा सी दोनों में लिखा रहता है। डिग्री सेल्सियस में भी लिखा रहता है और फ़ारेनहाइट में भी लिखा रहता है। मेनली आप जानते हो कि हम लोग का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हम लोग का टेम्परेचर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का। लेकिन ये रेंज जो होता है इसके थर्मामीटर में ये दोनों रहता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा इसका डी, आंसर होगा डी। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। और क्वेश्चन तीसरा जो है ये भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान और 25 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 2 kg जल का उष्मा है। 25 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 2 kg जल का उष्मा है। कितना उष्मा होगा? अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है जल का और उसका मात्रा है 2 kg, तो उष्मा ज्ञात करना है। आंसर है ये है 50 कैलोरी, बी है 50 जूल, सी है 50 किलो कैलोरी, डी है 100 कैलोरी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसका फार्मूला लगाना पड़ता है। आप जानते हैं इसमें क्या निकल लाएंगे। चलिए पहले हम देखते हैं, आप तब तक समझते हैं। H/m/s/T एक फार्मूला है, आपको ये पता ही है। इसमें m जो है द्रव्यमान है, s जो है विशिष्ट ऊष्मा है, T जो है टेम्परेचर है, जितना टेम्परेचर है जल का वो। तो m कितना है 2 kg, तो m लिख दिए 2 kg
गुने कितना है विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, विशिष्ट ऊष्मा हम किलो कैलोरी में निकालेंगे तो हमारा 1 किलो कैलोरी होता है, जल का 1 किलो कैलोरी होता है विशिष्ट ऊष्मा, इसलिए 1 गुने, और टेम्परेचर दिया हुआ कितना 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 कर देंगे, तो ये हमको निकल जाएगा 25 दूना 50, और ये किलो में निकलेगा, इसलिए आंसर होगा किलो कैलोरी। किलो कैलोरी आंसर होगा 50 किलो कैलोरी। तो ये आंसर 50 किलो कैलोरी होगा। ये आंसर हमारा 50 कैलोरी, ए में दिया है 50 कैलोरी, ये गलत है। बी में दिया है 50 जूल, ये भी गलत है। सी में दिया है 50 किलो कैलोरी, आंसर होगा 50 किलो कैलोरी। तो ध्यान रखना है, कैलोरी चूँकि किलो में दिया है इसलिए किलो कैलोरी लिखेंगे। अगर यही 50 ग्राम जल रहता तो 50 कैलोरी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर सॉरी 2 ग्राम जल रहता, या 2 जैसे यहाँ पर 2 केजी जल है, इसलिए आंसर होगा 2 किलो कैलोरी। ठीक है, तो आप इसका बनाने का प्रक्रिया भी समझ जाएंगे। और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा समझ के आंसर देना है। यदि जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है तो इसका, चॉइस में देखिएगा, यदि जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है तो इसका, अब चॉइस ये है, घनत्व न्यूनतम है, बी आयतन न्यूनतम है, सी द्रव्यमान न्यूनतम है, डी ऊर्जा न्यूनतम है। देखिए भाई, अब यहाँ पर आंसर आपको सोचना है कि इसका घनत्व, अगर घनत्व है तो घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जानते हैं घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर, जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन घनत्व है, घनत्व अधिकतम होता है, इसलिए न्यूनतम ये नहीं होगा, ये न्यूनतम लिख रहा है इसलिए नहीं होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन, जब घनत्व अधिकतम होता है तो आयतन न्यूनतम होता है, ये सही आंसर है, आयतन न्यूनतम है। द्रव्यमान तो 2 kg है, इसमें न्यूनतम होने का, द्रव्यमान फिक्स रहता है, द्रव्यमान घटना बढ़ता नहीं है। अच्छा, ये ऊर्जा न्यूनतम है। ऊर्जा की बात तो ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा भी अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है, तो यहाँ पर न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस से अगर कम और ऊर्जा कम जाएंगे, माइनस में जाएंगे या फिर 0 पर जाएंगे तो ऊर्जा उसमें घटते जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऊर्जा न्यूनतम होने की बात नहीं है। आंसर होगा केवल बी, और वो आंसर है आयतन न्यूनतम है। आंसर होगा आयतन न्यूनतम है, मतलब आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का एक विशेष व्यवहार है जिसको कहते हैं असामान्य व्यवहार, जल का असामान्य व्यवहार, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस पर ये चीज़ देखते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व जो रहता है, घनत्व रहता है अधिकतम, घनत्व क्या रहता है, अधिकतम रहता है, अधिकतम रहता है, और आयतन रहता है न्यूनतम, और आयतन रहता है न्यूनतम, तो आयतन न्यूनतम तो है ही है, इसलिए आंसर होगा हमारा बी। चलिए, वेरी गुड, और ये आंसर हमारा बी भी है, आंसर दिया हुआ है बी। चलिए, अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, संवहन विधि द्वारा किसमें ऊष्मा संचरण नहीं होता है। संवहन विधि द्वारा किसमें ऊष्मा संचरण नहीं होता है, चॉइस दिया हुआ है, किसमें ये दिया है वायु, बी दिया है जल, सी दिया है धातु, डी दिया है तेल। तो भाई अब इसमें सोचना है आपको कि संवहन विधि द्वारा, तो आप जानते हैं ऊष्मा संचरण का 3 विधि है, एक चालन विधि है, ऊष्मा संचरण का 3 विधि है, चालन विधि है। चालन में जैसे धातु होते हैं, संवहन विधि है जिसमें हवा वगैरह में बहता है संवहन, और एक विकिरण विधि है। तो विकिरण विधि जो है ये कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ संवहन विधि किसमें होता है, संवहन विधि द्वारा नहीं होता है। क्वेश्चन करा संवहन विधि द्वारा किसमें ऊष्मा संचरण नहीं होता है, तो वायु में ऊष्मा संचरण जो होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है, तो ये तो होता ही है। जल में भी जो गर्म होता है, जल तो ऊपर वाला या नीचे वाला नु ऊपर जाता है, ऊपर वाला नु नीचे करता है, ये भी संवहन होता है। सी धातु, धातु एक ठोस पदार्थ है, इसके कण ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं, ये फिक्स रहते हैं, एक जगह बंधे रहते हैं, इसलिए इसमें संवहन नहीं पाया था, इसलिए आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। डी तेल, तेल भी एक द्रव पदार्थ है और द्रव में भी संवहन विधि होता है, तो यहाँ पर संवहन विधि जो है ये सभी में पाए जाएंगे। संवहन विधि ध्यान रखेंगे, संवहन विधि वायु में भी पाया जाएगा, जल में भी पाया जाएगा, तेल में भी पाया जाएगा, लेकिन धातु में नहीं पाया जाएगा, इसलिए आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और ये आंसर हम लोग देख लेते हैं, अगर ये सही है तो क्वेश्चन हमारा है 6ठा नंबर को, आंसर इसका सी हो गया था ऊपर वाला। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि 5 kg बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसे 4 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए
कितना ऊष्मा खर्च होगा। 5 केजी बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस है और इसे 4 डिग्री सेल्सियस जल में बदलने के लिए कितना ऊष्मा खर्च होगा। तो भाई ये क्वेश्चन जरा देखिए आपको किस में है, ये गुप्त ऊष्मा पहले लगाएंगे क्योंकि बर्फ़ को बदलना है पानी में और फिर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस लाना है। ध्यान रखेंगे पानी को कितना लाना है, 4 डिग्री सेल्सियस लाना है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको 2 काम करना पड़ेगा। एक तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, पहले 5 केजी बर्फ़ को पिघलाना पड़ेगा और फिर इसको अगर 5 केजी बर्फ़ का ताप है 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 डिग्री सेल्सियस में पिघला करके फिर 0 डिग्री सेल्सियस जल बनाएंगे और फिर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। तो इसका बनाने का तरीका हम बहुत आसान से आप समझ सकते हैं। इसका क्या है, तो इसको देखिए पहले क्या कराएंगे कि बर्फ़ है तो पहले पिघलाएंगे, इसलिए फार्मूला लगाएंगे ml और ml के जब पिघल जाएगा उसके बाद लगाएंगे फार्मूला mst। बस यही फार्मूला पर दोनों बना देना है। ml में क्या है, बर्फ़ को पिघलाने के लिए जानते हैं 1 किलो बर्फ़ को पिघलाने के लिए 80 किलो कैलोरी लगता है, इसलिए पिघलाने के लिए पहले 5 केजी बर्फ़ है तो 5 गुने 80 प्लस mst, तो m है कितना 5 केजी और गर्म करना है जल को, तो जल का विशिष्ट ऊष्मा लगाएंगे और लगाएंगे विशिष्ट ऊष्मा, जल का विशिष्ट ऊष्मा होता है 1 और कितना डिग्री सेल्सियस गर्म करना है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप ले जाना है, इसलिए गुना करेंगे 4। अब हमारा जो होगा जोड़ करके आंसर हो जाएगा यही, तो 80 × 400 और प्लस 5 से और 1 और 4 को गुना करेंगे तो आएगा 20 बराबर आंसर होगा 420 420 ये तो गड़बड़ आंसर आ गया भाई, 420 वाला काम कर दिए हम लोग। तो 420 यानी 420 किलो कैलोरी उसमें आंसर होगा इसका। अब देखते हैं हम लोग, तो 420 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप देख लिए, समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है 420 किलो कैलोरी और ये आंसर है हमारा 420 किलो कैलोरी, डी आंसर होगा डी 420। तो बस करना क्या है, ml लगाना है और mst लगाना है। वेरी गुड, आप ये समझे होंगे। अगला आंसर हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। ये 420 किलो के बाद 5वां 6ठा के बाद 7वां क्वेश्चन नंबर चलते हैं और 7वां क्वेश्चन नंबर हमारा है ऊष्मीय प्रसार में अल्फा बीटा तथा गामा का अनुपात होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये भी आप अगर जानते होंगे तो ये आंसर क्वेश्चन बिल्कुल है। अल्फा बीटा गामा का अनुपात होता है। अल्फा बीटा गामा क्या है भैया, अल्फा को कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा को कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और गामा को कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा का अनुपात जानते होंगे कि अल्फा बराबर होता है, अल्फा जानते हैं, अल्फा तो अल्फा होता है, बीटा बराबर होता है 2 अल्फा और गामा बराबर होता है 3 अल्फा और इसीलिए अल्फा बराबर अल्फा, तो इसलिए अनुपात हो जाता है 1:2:3। ठीक है, तो 1:2:3 होता है और ये आंसर हमारा पहले ही है ये नंबर में 1:2:3। ये आप अल्फा 2 अल्फा तो बीटा बराबर 2 अल्फा गामा बराबर 3 अल्फा, इसलिए अनुपात हो जाएगा 1:2:3 और ये आंसर है ये नंबर मेरा सही आंसर है, ये चॉइस। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन, और ये 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बर्फ़ पर दाब बढ़ाने पर इसका गलनांक क्या होता है। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने पर इसका गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, शून्य रहेगा या परिवर्तित रहेगा। तो देखिए जब भी बर्फ़ पर दाब बढ़ता है तो जानते होंगे कि बर्फ़ पर दाब बढ़ता है तो गलनांक घट जाता है, इसीलिए जब एक बर्फ़ पर दूसरा बर्फ़ का सिली रख देते तो दोनों गल करके सट जाते हैं। इसलिए आंसर इसमें बिना समय गंवाए इसका आंसर होगा बर्फ़ पर दाब बढ़ता है तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा घट जाएगा, आंसर होगा घट जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी बर्फ़ पर, इसलिए 2 बर्फ़ को अगर एक साथ रखते हैं तो दाब बढ़ने के चलते ही दोनों पिघल करके फिर आपस में सट जाते हैं, तो आंसर होगा घट जाएगा। ओके, चलिए ये वेरी गुड। और अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, और ये 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है, किसी गैस का आंतरिक ऊर्जा निर्भर करता है, कोई गैस है उसका आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, ताप पर, आयतन पर, दाब पर या अणु के आकार पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन समझदारी वाला क्वेश्चन है। सोचिए कि गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो गैस का आंतरिक ऊर्जा अब बताइए ताप पर निर्भर करेगा
या दाब पर निर्भर करेगा या आयतन पर निर्भर करेगा, अनुकरण। तो इसमें देखिएगा आंतरिक ऊर्जा उसके हमेशा जो आंतरिक ऊर्जा उसके अंतर गतिज ऊर्जा के चलते ही आंतरिक ऊर्जा आता है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, अंदर के कण जो आपस में रहते हैं और ये सब टकराते हैं, आपस में टक्कर मारते रहते हैं, इसी से टक्कर मारते हैं, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसी से आंतरिक ऊर्जा आता है और उसी से ताप पड़ता है। तो ताप और आंतरिक ऊर्जा, ताप और गतिज ऊर्जा सेम चीज है। जितना ताप है वही आंतरिक ऊर्जा है। तो ताप बराबर आंतरिक ऊर्जा, इसलिए आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करेगा, तो ताप पर निर्भर करेगा। बस और कुछ नहीं सोचना, दाब से मतलब नहीं है, आयतन से मतलब नहीं है, उसके आकार से मतलब नहीं है, ताप ही आंतरिक ऊर्जा होता है, बाकी सब कार्य करता है। इसलिए जानते होंगे कि ताप ही आंतरिक ऊर्जा, और ताप ही आंतरिक ऊर्जा जितना रहेगा उतना ताप रहेगा, जितना आंतरिक गति अंदर का गतिज ऊर्जा रहेगा उतना ताप रहेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। वेरी गुड। अब आपको देखते हैं इसका आंसर भी आपके पास दिया हुआ रहता है, इसलिए इसका आंसर है ये। वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस जल तथा 100 डिग्री सेल्सियस भाप को स्पर्श करते हैं तो कौन अधिक जलन पैदा करेगा। दोनों को स्पर्श करते हैं, 100 डिग्री जल है और 100 डिग्री भाप है, दोनों को छूते हैं या दोनों हमारे में टच होता है, दोनों आपको, तो क्या स्किन आपका किससे ज़्यादा जलेगा, जल से, भाप से, दोनों एक समान गर्म महसूस होगा या किसी में जलन महसूस नहीं होगा, दोनों से कोई जलेगा नहीं, ऐसा होगा क्या। तो ये तो लास्ट वाला तो बात बेकार है, जलेंगे तो जरूर, लेकिन अब किससे जलेंगे। तो इसको समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि देखो जल से बना है भाप, और जल में जब 540 किलो कैलोरी ऊष्मा देते हैं तब ये गलन वाष्पन का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये क्या होता है, जल का वाष्पन का गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ V बराबर, लेटेंट हीट ऑफ V मैंने वेपराइजेशन का लेटेंट हीट जो होता है, गुप्त ऊष्मा जो होता है, जल को भाप बनने के लिए जो गुप्त ऊष्मा देना पड़ता है वो 540 किलो कैलोरी देना पड़ता है। तो अब इसमें ऊष्मा ज़्यादा हो जाती है भाप में, भले ताप दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 100 है और इसका भी 100 है, लेकिन इसमें 40 किलो कैलोरी ऊष्मा कम रहेगा जल में और भाप में इतना ज़्यादा रहेगा, इसलिए भाप से हम ज़्यादा जलते हैं। अब क्यों जलते हैं, क्योंकि इसमें गलन का गुप्त ऊष्मा जो है, वाष्पन का गुप्त ऊष्मा इसमें घुसा हुआ रहता है भाप में, इसलिए इसमें ज़्यादा ऊष्मा रहेगा भाप में। तो स्टीम में ज़्यादा एनर्जी है, स्टीम में ज़्यादा ऊष्मा है, इसीलिए हम भाप से ज़्यादा जलेंगे, जल से कम जलेंगे। वेरी गुड, इसलिए आंसर होगा बी, है ना। तो अगला क्वेश्चन आंसर हम लोग चलते हैं, और ये अगला 10वां के बाद हम चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। और ये 11वां नंबर क्वेश्चन में है कि ब्लैक बॉडी किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है। ब्लैक बॉडी 11 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लैक बॉडी किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है। भैया अब ये देखिए क्वेश्चन है कि किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है। ये है ब्लैक बॉडी, समझ लेंगे। ब्लैक बॉडी चाहे तो पूरा तरह से अवशोषित करे तरंग किरणों को, या नहीं तो पूरा तरह से त्याग करे, उसको कहते हैं 100% त्याग करने वाला है, 100% अवशोषित करने वाले तरंग दैर्ध्य जो अवशोषित करता है या त्याग करता है उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो कहता है ये निम्न तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है या फिर उच्च तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, या फिर सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, या फिर किसी को नहीं कहता है। तो देखिए लास्ट में आपको ये सब गड़बड़ाने के लिए आंसर है, लेकिन आपको समझना है कि ये जो होते हैं सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करता है, उसी को ब्लैक बॉडी कहेंगे। चाहे वो सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य हो या दीर्घ तरंग दैर्ध्य हो या फिर मध्यम तरंग दैर्ध्य हो, उससे मतलब नहीं, निम्न हो, उच्च हो, मध्य हो, उससे मतलब नहीं, सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने की जो क्षमता रखता है, 70% को अवशोषित करता है, उसी को ब्लैक बॉडी या कृष्ण पिंड कहा जाता है। ब्लैक बॉडी मतलब कृष्ण पिंड, कृष्ण पिंड पढ़े होंगे तो कृष्ण पिंड जैसे काजल एक कृष्ण पिंड है, बताए थे, ठीक है। घंटा ब्लैक एक कृष्ण पिंड है, प्लेटिनम ब्लैक एक कृष्ण पिंड है। इस तरह का कुछ हम उदाहरण में आप लोग पढ़े होंगे और इसको हम लोग पढ़े भी हैं क्लास में, समझे भी हैं। तो उसी आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को ब्लैक बॉडी जब कहा जाए तो ये जवाब देंगे कि इसमें सभी प्रकार के किरणों को अवशोषण करने की क्षमता होना चाहिए। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहा है और 12 कह रहा है कि निर्वातित मतलब वैक्यूम बल्ब में तंतु का ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है। निर्वातित बल्ब में मतलब बल्ब अगर उसका हवा निकाल दिया जाता है तो उसको कहते हैं निर्वातित बल्ब, ध्यान रखिएगा। तो निर्वातित बल्ब में तंतु जो उसके अंदर को जो फिलामेंट रहता है उसको तंतु कहते हैं, का ऊष्मा संचरण
किस विधि से होता है, तो किस विधि से होता है, तो ये आपको चुनना है। चॉइस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चालन, बी है विकिरण, सी है संवहन, डी है सभी। तो निर्वातित बल्ब में तंतु का ऊष्मा संचरण, तंतु जो है गर्म होगा, उसमें तो हवा नहीं है, तो किस विधि से होगा, तो अब देखिए हवा रहता तो संवहन विधि से होता, और हवा नहीं है, अब बाहर तक बल्ब गर्म हो रहा है उस फिलामेंट के गर्म होने के चलते, तो ये एक ही रास्ता है, वो है विकिरण, वो है विकिरण। क्योंकि जो माध्यम नहीं रहता है, अब माध्यम निकाल दिया गया, तो केवल विकिरण से ही ऊष्मा संचरित होता है। और अगर माध्यम रहेगा तो चाहे तो संवहन होगा या फिर चालन होगा। तो फिलामेंट में तो गर्म हो रहा है, वो तो फिलामेंट आपस में जो गर्म होता है तो चालन है ही है, उसकी बात छोड़ दीजिए। हमारा कहा निर्वातित बल्ब से तंतु का ऊष्मा संचरण जो है, तंतु का ऊष्मा संचरण जो बाहर तक होगा, जो बल्ब जिसके चलते छूते तो गर्म हो जाता है, वो किसके कारण होता है, तो वो कहेंगे विकिरण के कारण होता है, वो विकिरण के कारण होता है। क्योंकि अब उसके अंदर हवा नहीं है, उसके अंदर कोई धातु भी नहीं है, अब वो जो फिलामेंट गर्म है उसका ऊष्मा विकिरण के रूप में बाहर तक आएगा, जिसके चलते बाहर बल्ब भी गर्म हो जाएगा, बाहर बल्ब के बाहर हाथ रखे तो वहाँ भी गर्मी महसूस होगा। इसका इसलिए आंसर वहाँ पर हम देंगे विकिरण, आंसर होगा बी। वेरी गुड। और हम लोग अब अगला क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई। अब आपको तो ये क्वेश्चन पढ़ करके मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, तो हमें ख्याल लगता है कि ये ठीक है और ये आपको समझ में आना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एक समान धातु के बने खोखले तथा ठोस गोले को, देखिए यदि एक समान धातु के बने खोखले तथा ठोस गोले को गर्म किया जाता है तो किसमें ऊष्मीय प्रसार अधिक होगा। देखिए दो, जैसे अगर मान लीजिए कि एल्युमिनियम का दो धातु है, दो है, एक गोल ठोस बराबर आकार का बनाया गया है, एक पूरा, अब इसको ऐसा समझें कि जैसे एक बनाया गया इस तरह से कि एक पूरा ऐसे ऐसे बना दिया गया है, एकदम ठोस है पूरा ये, और एक बना दिए इतना ही बड़ा का एक गोल बना दिए हैं, इस तरह से गोल है, दोनों बराबर आकार के हों, इसको गर्म कर रहे हैं। अब दोनों गर्म कर रहे हैं तो भैया कह रहा कि कौन अधिक प्रसार, किसमें उसमें प्रसार अधिक होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए चॉइस है ये खोखले में, खोखले गोले में, बी है ठोस गोले में, सी है दोनों में, और डी है उसमें प्रसार शून्य होगा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझदारी वाला क्वेश्चन है। हमको ऊष्मीय प्रसार देखना है। ऊष्मीय प्रसार देखने के लिए क्या है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार या जो भी ऊष्मीय प्रसार जो होता है, वो ऊष्मीय प्रसार जो होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, ऊष्मीय प्रसार पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसीलिए पदार्थ किस प्रकृति का बना है, वो एल्युमिनियम का बना है, दोनों एल्युमिनियम का बना है, तो ये कितना वजन है, कितना भारी, सो मतलब नहीं, वह एक ही पदार्थ है, एक ही प्रकृति का बना है, तो अलग अलग पदार्थों का रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग होगा, लेकिन एक पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक एक ही होगा, आयतन प्रसार गुणांक एक ही होगा, आयतन प्रसार गुणांक एक ही होगा। तो ये भी एल्युमिनियम, ये भी एल्युमिनियम, जितना ये फैलेगा उतना ये फैलेगा, क्योंकि समान पदार्थ है इसलिए समान प्रसार होगा, इसलिए दोनों में समान प्रसार होगा। बस आपको ये नहीं देखना ठोस है कि खोखला है, मतलब नहीं है, आपको देखना समान धातु है, एक ही धातु है, तो एक ही रेखीय प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा, इसलिए दोनों में समान प्रसार होगा। बस आंसर होगा सी। चाहे खोखला हो, चाहे ठोस हो, चाहे चपटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि इसका रेखीय प्रसार गुणांक दोनों का समान है, या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक समान है, या आयतन प्रसार गुणांक समान है, इसलिए प्रसार भी समान होगा। वेरी गुड। चलें तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन भी आप बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, समझ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि साइकिल का ट्यूब अचानक फटने से ठंडी हवा बाहर आती है, यह किस ऊष्मीय प्रक्रम का उदाहरण है। ये ऐसा देखते होंगे कि कभी साइकिल का ट्यूब अचानक ब्लास्ट करता है, फटता है, तो उससे हवा फंस करके बाहर ठंडा हवा आता है। तो ये हवा जो है, ये ठंडी हवा आती है, इसका क्या कारण है, कौन प्रक्रम है। आंसर आपको देना है चॉइस के अनुसार। अब चॉइस दे रहा है ये समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल बता रहा है, दूसरा कह रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम या एडियाबैटिक बता रहा है, तीसरा सी कह रहा है सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक बता रहा है, और लास्ट वाला कह रहा है साइक्लिक प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम कर रहा है। तो देखिए समतापीय प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है, ताप स्थिर रहता है,
इसको कहते हैं ताप नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ तो ताप ठंडा होता है, गर्म हवा ठंडा हो गया, तो इसलिए ये समतापीय प्रक्रम हुआ नहीं। इसलिए अब ये रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें ऊष्मा ना दें ना लें, तो इसमें क्या होता है कि जो हवा जो ठंडा हो गया वो अपने आप हो गया, हमने ऊष्मा उसका लिया नहीं, अपने आप उसका आंतरिक ऊर्जा जो साइकिल का ट्यूब फटा और इसका हवा फट के भाग रहा था, तेजी से हवा से भाग रहा था, इसको भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, ये इसके हवा के ही एनर्जी ले लिए, अपना ही एनर्जी को दौड़ने में खर्च कर दिया, इसलिए इसका जो आंतरिक ऊर्जा था सो घट गया और आंतरिक कार्य उस ऊर्जा से कार्य हो गया। जब कार्य होकर आंतरिक ऊर्जा घट जाएगा तो ताप घट जाएगा। जानते होंगे कि आंतरिक ऊर्जा बराबर ताप होता है। तो आंतरिक ऊर्जा जो है क्यों घट गया, क्योंकि इसको दौड़ना था और ऊर्जा कहीं से बाहर से नहीं मिला, तो आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया ये दौड़ने में, और दौड़ने में किया तो आंतरिक ऊर्जा खर्च हो गया दौड़ने में, तो आंतरिक ऊर्जा घट जाएगा। आंतरिक ऊर्जा घट जाएगा तो ताप भी घट जाएगा, और ताप घट जाएगा तो हवा ठंडी हो जाएगी। इसीलिए ये हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम, ये हो जाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। समआयतनिक प्रक्रम दिया है चॉइस। समआयतनिक प्रक्रम कहते हैं जिसमें आयतन स्थिर हो, जैसे कुकर है, कुकर में आयतन स्थिर रहता है, ठीक है, कुकर घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन दाब बढ़ेगा, उसके ताप बढ़ेंगे, तो उसको समआयतनिक प्रक्रम, जिसमें कि ताप जो है बढ़ जाए, दाब बढ़ जाए लेकिन आयतन फिक्स रहे, उसको कहते हैं समआयतनिक प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम एक होता है, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं उस प्रक्रम को जिसमें कि टोटल कार्य बराबर ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। क्या होता है इसमें कि एक जिस अवस्था से चलता है उसी अवस्था में घूम करके फिर उसी अवस्था में आ जाता है, उसको कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। जैसे एग्जाम्पल अभी हम बताएं कि जैसे अगर कोई जल है वाष्पीकृत हो गया और फिर ठंडा होकर के फिर संघनित होकर के फिर जल बन जाए, तो इसको कहेंगे चक्रीय प्रक्रम। एक और उदाहरण इसको समझ सकते हैं, जैसे फ्रिज में जो है CFC गैस रहता है, CF2Cl2 रहता है, CF2Cl2 को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग द्रव के रूप में बदल देते हैं, द्रव से वाष्पीकृत करते हैं, वाष्पीकृत करके फिर ये ठंडा होकर संघनित करके फिर ये वहाँ पर द्रव बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रक्रम है रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में वो है चक्रीय प्रक्रम। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये समतापीय प्रक्रम नहीं है, समतापीय प्रक्रम ये नहीं था, ये रुद्धोष्म प्रक्रम है, समआयतनिक प्रक्रम भी नहीं है, चक्रीय प्रक्रम भी नहीं है, ठीक है। तो आपका इस रुद्धोष्म प्रक्रम उसको कहते हैं जिसमें ना तो ऊष्मा दिया जाए ना ऊष्मा लिया जाए। बिना ऊष्मा दिए या लिए कहीं अगर एनर्जी या ताप घटता बढ़ता है तो ऐसे प्रक्रम को कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। और यह उदाहरण है आपका साइकिल का ट्यूब का अचानक फटना, ठीक है। इस तरह से जैसे आप लोग थर्मस बोतल को हिला के गर्म करते हैं, वह भी रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग और बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन। आंसर ये ठीक था, दिया हुआ है अभी। अच्छा, इसके बाद हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक तथा बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं, किस नियम पर आधारित है? ऐसा तो ये सुने हैं कि अच्छा उत्सर्जक होता है सो अच्छा अवशोषक भी होता है, और बुरा अवशोषक होता है बुरा उत्सर्जक होता है। माने जैसे अगर काला चीज़ ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है तो अच्छा उत्सर्जन, तो ठंडा होगा तो ज़्यादा उत्सर्जन भी करेगा। माने ठंडा में अगर ऊष्मा दिया जाए तो जल्दी अवशोषण करेगा, तो अगर गर्म है और उसको छोड़ दिया जाएगा तो ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेगा। ये कहते हैं अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है। तो काला पदार्थ, खुरदरा पदार्थ अच्छा उत्सर्जक अच्छा अवशोषक होता है, और बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। जैसे सफ़ेद पदार्थ जो होता है ऊष्मा का अवशोषण कम करता है, तो ठंडा हो जाएगा, तो जैसे ठंडा है और उसको ऊष्मा दिया जाए तो कम अवशोषण करेगा, लेकिन अगर गर्म है तो उत्सर्जन भी कम करेगा, इसलिए बुरा अवशोषक है तो बुरा उत्सर्जक होता है। ये नियम होता है, ये किरचॉफ का नियम है, ध्यान रखिएगा। ये नियम किसका है? बी है, ये किरचॉफ का नियम है, याद रखिएगा। ये नियम बोला है, किरचॉफ ने बोला है। अब न्यूटन का शीतलन नियम एक चॉइस दिया, ये नहीं है। न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि जो कोई वस्तु गर्म वस्तु अगर ठंडा हो रहा है तो वातावरण का ताप जो है, वातावरण का ताप है, और वातावरण जिस वातावरण में रखा है, तो इस पदार्थ का ताप और इस वातावरण का ताप का अंतर जितना अधिक होगा, तापांतर जितना अधिक होगा उतना तेज़ी से ठंडा होगा। जैसे अगर ये ताप 80 डिग्री सेल्सियस का अंतर है तो और ये कोई यही पदार्थ 70 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, जैसे इसका अभी इसका टेम्परेचर इस तरह समझा जाए कि इसका टेम्परेचर, इस पदार्थ का टेम्परेचर अभी 90 डिग्री सेल्सियस है,
और इसका टेम्परेचर अभी मान लीजिए कि इस पदार्थ का ये 30 डिग्री सेल्सियस हवा का टेम्परेचर, तो अंतर कितना हो जाएगा, 90 घटाओ 30 बराबर 60, तो अंतर 60 का है। और ये ठंडा होकर के मान लीजिए ये वस्तु हो जाए अब 60 डिग्री सेल्सियस का, और इसका बाहर का हवा रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस का, तो अंतर हो गया आप 60 घटाओ 30 बराबर 30। तो अभी ये जल्दी ठंडा होगा और ये धीरे से ठंडा होगा, क्योंकि जितना बड़ा अंतर उतना जल्दी ठंडा होता है। ये कहता है न्यूटन का शीतलन नियम। तो ये न्यूटन का शीतलन नियम शीतल ठंडा होने का नियम बताता है। स्टीफन का नियम एक होता है। देखिए स्टीफन का नियम क्या है भाई, स्टीफन का नियम जो है बताता है, स्टीफन क्या कहता है कि ब्लैक बॉडी जो होता है, ब्लैक बॉडी उष्मा का उत्सर्जन करेगा, तो कितना उष्मा का उत्सर्जन करता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पर पावर 4। ये इसका एक नियम दिया है। ई माना ऊर्जा, कौन ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा कितना ज़्यादा उत्सर्जित करेगा, तो तापमान का 4 गुना घातांक, मैंने टी है टेम्परेचर, ये क्या है टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उसका चतुर्थ घात या 4 घात लगा देंगे, 4th पावर, टी पर टेम्परेचर का 4 पावर से जितना ज़्यादा गर्म होगा उसका 4 गुण मैंने 4 घातांक से इमिट करता है, इमिशन करता है रेडिएशन का। ये एक नियम दिए हैं हमारे स्टीफन साहब। इसको ब्लैक बॉडी का में ऊष्मा उत्सर्जन किस तरह से करेगा, इसका नियम है। जैसे एक सीबेक प्रभाव है, ये भी समझ लीजिए सीबेक प्रभाव क्या है भाई। तो ये देखिए सीबेक इफेक्ट भी हीट से ही संबंधित है। क्या होता है कि अगर एक लोहा का तार है और एक तांबा का तार, हम दोनों जोड़ देते हैं, तो जहाँ पर जोड़ दिए ना वहाँ पर अगर ये को ठंडा कर दें, यहाँ इसको बर्फ से ठंडा कर दे रहे हैं, यहाँ इसको आग से गर्म कर दें, तो ऐसा स्थिति होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर बीच में हम लगा दें कि गैल्वेनोमीटर, तो देखते हैं कि इसमें करंट बहने लगता है, इधर से जाएगा करंट और इधर बहने लगेगा, तो करंट बहने लगता है। ये गैल्वेनोमीटर अगर लगा दें यहाँ, तो ये देखिए ये जो करंट उत्पन्न करने एक प्रभाव है, कब, जब 2 प्रकार के धातु के तार को जोड़ दिया जाए और ये ज्वाइंट पर एक को ठंडा एक को गर्म, यानी ज्वाइंट पर ये अलग अलग ताप कर दिया जाए, तो ताप इसमें विद्युत धारा बहने लगता है तार में। इस घटना को कहते हैं सीबेक प्रभाव और सीबेक इफेक्ट। ठीक है, तो सीबेक इफेक्ट एक प्रकार का ये दिखाता है कि हम ऊष्मा के आधार पर हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, है ना। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन था कि अच्छा उत्सर्जक अच्छे उत्सर्जक तथा बुरा उत्सर्जक बुरे उत्सर्जक होते हैं, ये किस नियम पर आधारित था, तो आंसर था मेरा बी, किरचॉफ नियम पर। ठीक है, हम लोग ये सभी नियम को समझ गए। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। ये मेरा है 16 नंबर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है आपका। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है, ऊष्मा यानी थर्मोडायनामिक्स लॉ जो है, तो आप जानते हैं 3 नियम है, एक शून्यवां नियम है, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है। तो शून्यवां नियम तो बताता है कि ये अगर C के बराबर है और B और C के बराबर हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये तीनों बराबर होते हैं टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर का परिभाषा देता है। शून्यवां नियम क्या करता है, केवल टेम्परेचर का परिभाषा देता है कि सब टेम्परेचर कैसे होते हैं, तो इस तरह से होते हैं कि अगर ये C के बराबर है और B भी C के बराबर है तो ये भी C के बराबर हो जाएगा, यानी वो मैंने एक प्रकार का सामान्य है, तो उसका नहीं है। प्रथम नियम क्या बताता है कि कहता है ऊर्जा जो होता है किसी पदार्थ में वो कितना होता है, तो कि जितना Q अगर आप ऊष्मा देते हैं किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो Q बराबर होता है कार्य जितना करें, ये फर्स्ट लॉ बता रहा है, प्लस डेल्टा U होता है, ध्यान रखिएगा। ये नियम बताता है, फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी पदार्थ में ऊष्मा दिया जाए तो कुछ ऊष्मा कार्य करने में खर्च होगा और कुछ ऊष्मा उसके अंदर की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में खर्च होगा, यानी टोटल ऊष्मा बराबर होगा किया गया कार्य प्लस उसके अंदर का जो ताप में वृद्धि होगा, उसको कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। ये कहते हैं आंतरिक ऊर्जा और इसको कहते हैं कार्य। तो कार्य प्लस आंतरिक ऊर्जा बराबर ऊष्मा, ये कहता है। और इसमें ये कहता है कि कभी भी ऊष्मा दीजिए तो यही ऊष्मा जो है सिर्फ 2 चीज़ में खर्च होता है, एक कार्य में और एक आंतरिक ऊर्जा यानी उसके ताप बढ़ाने में, कार्य करने में और ताप बढ़ाने में। इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये जो है सो ऊष्मा किधर से बहेगा सो नहीं बताता है, ऊष्मा किधर से बहेगा सो नहीं बताता, कहता है ऊष्मा आप दीजिए 2 चीज़ में खर्च होगा। अब कौन दीजिए, ठंडा देगा गर्म को या गर्म देगा ठंडा को, ये कोई भी दे सकता है इसके कहने के अनुसार। लेकिन ये कहता है द्वितीय नियम कहता नहीं, जब भी ऊष्मा जाएगा तो गर्म से ठंडा में जाएगा, ठंडा से गर्म वस्तु में नहीं जा सकता है जब तक कि बाहरी ऊर्जा नहीं लगाएगी। तो ये ऊष्मा प्रवाह का दिशा को भी बताता है और इसलिए द्वितीय नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है, लेकिन प्रथम नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर ये कह रहा है कि ऊष्मा गतिकी कौन सा नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा को नहीं बताता है, तो आंसर होगा प्रथम नियम।
ओके, तो आंसर होगा प्रथम नियम। इस प्रकार से हम लोग ऊष्मा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक संक्षेप में देखे हैं। हमको लगता है कि आप इस प्रश्नों को अगर देखें तो पूरा ऊष्मा का जो चैप्टर है वो लगभग आप समझ जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये पूरा वीडियो देखने के लिए। पसंद लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पसंद हो और कुछ इस तरह का वीडियो कमेंट में अगर आपको ऐसा चाहिए या कुछ और चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप ज़रूर लिखेंगे, ताकि हम उस पर समझेंगे कि आपको ये नीड है। तो उस पर हमने वीडियो ऐसे बहुत सा प्रश्नों का डाला है और भी डालने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को ये इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।